क्या आप जानते हैं कि आपके घर का स्ट्रक्चर और आपके देश की सरकार बनाने का तरीका आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड है? हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंश सिंप्लीफाइड। आज हम क्लास 10 सिविक्स का एक बहुत ही क्रूशल और आई ओपनिंग चैप्टर डिकोड करेंगे, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। इस वीडियो में हम फैक्ट्स और डीप डिटेल्स के साथ समझेंगे कि कैसे ये तीन सोशल डिफरेंसेस हमारी पॉलिटिक्स को पूरी तरह कंट्रोल करते हैं। बिना किसी डीले के सीधे टॉपिक पर आते हैं। सोसाइटी का सबसे पहला और सबसे आम डिवीजन जेंडर के बेसिस पर होता है। इसकी शुरुआत होती है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर से। इसका मतलब है एक ऐसी सिस्टम जहां औरतों को सिर्फ घर का काम और बच्चों की देखभाल तक सीमित रखा गया और मर्दों को बाहर का काम दे दिया गया। लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ? औरतों को पब्लिक लाइफ और पॉलिटिक्स से पूरी तरह बाहर कर दिया गया। इस इनजस्टिस को खत्म करने के लिए दुनिया भर में औरतों ने आवाज उठाई। इन्हीं मूवमेंट्स को हम फेमिनिस्ट मूवमेंट्स कहते हैं। एक फेमिनिस्ट वो इंसान है, चाहे मर्द हो या औरत, जो मर्द और औरत दोनों के लिए इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज में विश्वास रखता है। पेट्रियार्की यानी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के कारण इंडिया में औरतों की कंडीशन अभी भी पीछे है। इसके कई क्लियर प्रूफ्स हैं। पहला, इंडिया में औरतों का लिटरेसी रेट सिर्फ 54% के आसपास है, जबकि मर्दों का 76% है। दूसरा, औरतें मर्दों से ज्यादा घंटे काम करती हैं, लेकिन उनके घर के काम की कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं मानी जाती। तीसरा, कुछ स्टेट्स में 1000 लड़कों पर लड़कियों की गिनती 850 या 800 से भी कम हो चुकी है, जो फीमेल फोइटिसाइड यानी कन्या भ्रूण हत्या का रिजल्ट है। अब सवाल आता है कि इस प्रॉब्लम का पॉलिटिकल सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है औरतों को पॉलिटिकल पावर देना। हमारी लोकल गवर्नमेंट जैसे पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज में औरतों के लिए 1/3 सीट्स रिजर्व्ड है, लेकिन स्टेट असेंबलीज और लोकसभा में औरतों का रिप्रेजेंटेशन आज भी बहुत कम है। लेकिन सोसाइटी में सिर्फ जेंडर ही एक डिफरेंस नहीं है। एक और फैक्टर है जो पॉलिटिक्स को और भी डीपली अफेक्ट करता है। जेंडर के बाद दूसरा सबसे बड़ा सोशल डिफरेंस रिलीजन का है। महात्मा गांधी का मानना था कि रिलीजन को पॉलिटिक्स से कभी अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन उनका मतलब हिंदू या इस्लाम से नहीं था। उनका मतलब उन मॉरल वैल्यूज से था जो हर रिलीजन सिखाता है। पॉलिटिक्स को हमेशा एथिक्स और मॉरल्स से गाइड होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब रिलीजन एक खतरनाक रूप ले लेता है, जिसे हम कम्युनलिज्म कहते हैं। कम्युनलिज्म का बेसिक आइडिया ये है कि एक रिलीजन के फॉलोअर्स एक अलग नेशन बनाते हैं। ये तब और डिस्ट्रक्टिव हो जाता है जब एक रिलीजन के आइडियाज को दूसरे से सुपीरियर दिखाया जाता है और पॉलिटिकल पावर का यूज किसी एक रिलीजियस ग्रुप को डोमिनेट करने के लिए होता है। कम्युनलिज्म पॉलिटिक्स में कई तरीके से दिखता है। ये एवरीडे बिलीफ्स में दिखता है, जैसे रिलीजियस प्रेजुडिसेस या दूसरे धर्मों के खिलाफ गलतफहमियां। ये तब दिखता है जब पॉलिटिकल लीडर्स अपने रिलीजन के लोगों को वोट बैंक बनाते हैं और उनके इमोशंस का यूज करते हैं। और इसका सबसे अगली रूप होता है कम्युनल वायलेंस और दंगे। इस कम्युनलिज्म को रोकने के लिए इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने एक बहुत स्मार्ट स्टेप लिया। उन्होंने इंडिया को एक सेक्युलर स्टेट बनाया। सेक्युलरिज्म का मतलब है कि इंडियन स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन हर सिटीजन को अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने और न करने की पूरी आज़ादी देता है। गवर्नमेंट रिलीजन के बेसिस पर किसी सिटीजन से डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। लेकिन रिलीजन से भी ज्यादा एक ऐसी चीज है जो सिर्फ इंडिया में एग्जिस्ट करती है और यहाँ की पॉलिटिक्स को सबसे ज्यादा चलाती है। जेंडर और रिलीजन दुनिया भर में है, लेकिन कास्ट सिस्टम सिर्फ इंडियन सोसाइटी की प्रॉब्लम है। कास्ट सिस्टम का बेसिक फंडामेंटल ये था कि एक ऑक्यूपेशन जनरेशन टू जनरेशन पास होगा। एक कास्ट के लोग सिर्फ अपने ही ग्रुप में शादी करेंगे और दूसरे ग्रुप्स के साथ खाना नहीं खाएंगे। इसने अनटचेबिलिटी जैसी एक्सट्रीम प्रॉब्लम्स पैदा की। ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर और पेरियार रामास्वामी नायकर जैसे पॉलिटिकल लीडर्स और सोशल रिफॉर्मर्स ने इस कास्ट सिस्टम के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ी। आज अर्बनाइजेशन, एजुकेशन और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के कारण पुराना कास्ट सिस्टम काफी टूट चुका है, लेकिन कास्ट पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। जब कास्ट और पॉलिटिक्स मिलते हैं तो उसे कास्टिज्म इन पॉलिटिक्स कहते हैं। जब पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन के लिए कैंडिडेट्स चुनती हैं तो वो उस कंस्टिट्यूएंसी का कास्ट कॉम्पोजिशन देखती हैं ताकि उन्हें उस कास्ट के लोगों का सपोर्ट और वोट मिल सके। पॉलिटिकल लीडर्स कास्ट के इमोशंस को जगाते हैं ताकि उन्हें वोट बैंक बनाया जा सके। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि पॉलिटिक्स सिर्फ कास्ट पर डिपेंड नहीं करती। कोई भी एक पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी ऐसी नहीं है जहां सिर्फ एक ही कास्ट के लोग रहते हों। इसलिए किसी भी कैंडिडेट को चुनाव जीतने के लिए एक कास्ट से ज्यादा लोगों का भरोसा जीतना पड़ता है। बहुत बार एक ही कास्ट के कई कैंडिडेट्स खड़े हो जाते हैं, जिससे कास्ट के वोट्स डिवाइड हो जाते हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है कि कास्ट पॉलिटिक्स को कैसे इन्फ्लुएंस करती है, पॉलिटिक्स भी कास्ट को इन्फ्लुएंस करती है। इस प्रोसेस को पॉलिटिक्स इन कास्ट कहते हैं।
हर कास्ट ग्रुप खुद को बड़ा बनाना चाहता है, इसलिए वो अपने साथ ऐसी सब कास्ट्स को जोड़ लेता है जिन्हें पहले अलग रखा गया था। आज पॉलिटिक्स में नए तरीके के कास्ट ग्रुप्स बन गए हैं, जैसे बैकवर्ड और फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप्स। कास्ट पॉलिटिक्स की वजह से उन बैकवर्ड क्लासेस को आवाज और पावर मिली है जिन्हें सदियों से दबाया गया था। लेकिन सिर्फ कास्ट के आधार पर पॉलिटिक्स करना देश के डेवलपमेंट और गरीबी जैसी रियल प्रॉब्लम से ध्यान भटकाता है। तो ये था जेंडर, रिलीजन और कास्ट का पूरा डेप्थ एनालिसिस। हमने देखा कि कैसे ये तीनों फैक्टर्स सोसाइटी को बांट भी सकते हैं और अगर सही तरीके से यूज हों तो मार्जिनलाइज लोगों को पावर भी दिला सकते हैं। एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी वही है जो इन डिफरेंसेस को समझे और उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर हैंडल करे। अगर आपको ये चैप्टर कंप्लीटली समझ आ गया है और फैक्ट्स क्लियर हो गए हैं तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और डीप एजुकेशनल कंटेंट के लिए अंश सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब जरूर करें।